सीए इंटर नवंबर 2022 का आरटीपी टैक्सेशन का स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू बेस्ड केस सिनारियो क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रिवाइज करिए कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके सेक्शन 45(5)(a) और टीडीएस के चैप्टर में जाके 194(i)(c). छोटे छोटे सेक्शन और भी इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक रियल एस्टेट डेवलपर है हाईटेक लिमिटेड और वो एग्रीमेंट एंटर कर रहा है मिस्टर सक्शर से, जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है। 25 जून 2019 को ये एग्रीमेंट एंटर हुआ है, जिसके हिसाब से मिस्टर सक्शर एग्री कर रहे हैं, जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, वो एग्री कर रहे हैं कि वो ट्रांसफर करेंगे अपना प्लॉट ऑफ लैंड 12 एकर्स का न्यू दिल्ली में जो स्टेट सिचुएटेड है, और डेवलपर को ट्रांसफर कर देंगे। और ये लैंड इन्होंने परचेज किया था सक्शर ने 80,50,000 का। और परचेज कब किया था सर? परचेज किया था 14 जुलाई 2017 को। और एग्रीमेंट कब एंटर हो गया है? 25 जून 2019 को। आपको ध्यान होगा जो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स हैं, वहां पे आप लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते रहे 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स तक अगर आप होल्ड करते हो रियल एस्टेट को, लैंड और बिल्डिंग और बोथ को, तो आता है शॉर्ट टर्म गेन। अगर 24 मंथ से ज्यादा रखते हो तो आता है लॉन्ग टर्म गेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जुलाई 17 से लेके जून 19, 24 मंथ्स भी पूरे नहीं हुए हैं, यानी आपका शॉर्ट टर्म गेन आएगा। और यहाँ पे गलती करवाएगा, क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट टर्म गेन, बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। अंदर जो ऑप्शंस आ रही हैं कैपिटल गेन निकालते हुए वो विद इंडेक्सिंग आ रही है, बच्चा पहली बार में आंसर कर देता है विद इंडेक्सिंग, वो मैच हो जाता है और बच्चा उसे टिक कराता है। वो ध्यान ही नहीं देता कि यहाँ पे इंडेक्सिंग होनी नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन है, क्योंकि हम क्वेश्चन में नीचे इतना सारा डेटा है, ये चीज माइंड से स्किप हो जाती है। तो आपको एमसीक्यूज को पढ़ते हुए बहुत क्रिटिकली एक एक चीज पे ध्यान देना है। एक भी चीज अगर आपने मिस कर दी, आप गलत कैलकुलेट करेंगे और वो गलत कैलकुलेशन वाली ऑप्शन पक्का पक्का एमसीक्यू के ऑप्शंस के अंदर पड़ी होगी। चलते हैं आगे। हाईटेक वाले क्या प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे एक बढ़िया सी सोसाइटी बनाएंगे 250 फ्लैट्स वाली इस लैंड पे। और इस कंसिडरेशन के बदले जो लैंड इन्होंने ट्रांसफर किया है मिस्टर सक्शर ने, इसके बदले 1 करोड़ रुपीस तो इनको कैश में पे हो रहा है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट के डेट वाले दिन ही पार्ट कंसिडरेशन पे होगी 1 करोड़ कैश, मतलब जैसे भी पे होगा, मतलब काइंड फॉर्म में नहीं है, चाहे चेक से दिया हो चाहे ड्राफ्ट दिया हो, मतलब काइंड फॉर्म में नहीं है। और साथ में 3 फ्लैट्स, 1 करोड़ तो दे ही रहा है बिल्डर, साथ में 3 फ्लैट्स भी फाइनल सेटलमेंट पे मिलेंगे मिस्टर सक्शर को। अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए एक सेक्शन था 45(5)(a) जो ये बोलता था कि आज अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ अपना लैंड ट्रांसफर कर भी देता है, पर बदले में उसको जो कंसिडरेशन मिल रही है वो पूरी तरह कैश में नहीं मिल रही, या कैश में मिल ही नहीं रही है, उसे काइंड में मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ मिल रहे हैं 3 फ्लैट्स के फॉर्म में। तो ऐसे में हमारा लॉ बोलता है कि आप ना भी ट्रांसफर वाले ईयर में कैपिटल गेन को टैक्सेबल ना करो। जिस ईयर में जाके कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा बिल्डर के पास, उस ईयर में जाके आप जो ये कैपिटल गेन आएगा ट्रांसफर ऑफ लैंड का, आप कैपिटल गेन को उस ईयर में टैक्सेबल कीजिएगा। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, 45(5)(a) का पॉइंट है। और आगे लिख दिया है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो आया है वो हमारे प्रीवियस ईयर में आया है, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। और इस डेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है हर फ्लैट की, क्योंकि 3 फ्लैट्स हमें मिलने, वो है 2 करोड़ 51 लाख। तो ये ना अगर आप ध्यान दें 45(5)(a) बोलता था कि जो हमें मिल रहा है ना इन कंसिडरेशन, जो प्रॉपर्टी हमें, जो प्लॉट मिल रहा है या जो फ्लैट मिल रहा है या जो भी प्रॉपर्टी का शेयर हमें मिल रहा है, आप उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन की उठाओ जिस दिन वो आपको अलॉट हो रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उठाओ। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2 करोड़ 51 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3। इतना मेरा कंसिडरेशन है लैंड को ट्रांसफर करने का बिल्डर को, क्योंकि बदले में मैं ये डिमांड कर रहा हूँ 3 फ्लैट्स प्लस 1 करोड़ और, क्योंकि कैश को भी मैं ऐड करूंगा। तो ये मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ रही है लैंड की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सब्सिक्वेंटली 31 अगस्त 2021 को, यानी कि अभी ये फ्लैट हमें मिले ही थे 3, उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर सक्शर ने इनमें से 2 फ्लैट सेल कर दिए। अब 2 फ्लैट किसको सेल कर दिए? केविन को। ये कोई और पार्टी है, अभी तो बात बिल्डर और सक्षम के बीच में हो रही थी, अब बात हो रही है सक्शर और केविन के बीच में। केविन कोई थर्ड पार्टी है, उसको हमने सेल करे हैं, तो सक्शर का कैपिटल गेन आएगा, ध्यान रखिएगा। सक्शर के 2 कैपिटल गेन ध्यान रखिएगा माइंड में, एक तो जब उसने लैंड ट्रांसफर किया बिल्डर को, एक तो वो कैपिटल गेन, वो उस ईयर में टैक्सेबल करना है जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, क्योंकि उसने जो ये फ्लैट बेची है ना, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद बेची है। अगर वो पहले बेच देता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले ही वो अपना शेयर बेच देता, तो उस केस में फिर उसी ईयर में गेन आ जाता जिस ईयर में वो अपना शेयर बेच देता, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखिएगा, वो इस क्वेश्चन में है नहीं। आप 45(5) में रिवाइज करेंगे, मेरी बात समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो केविन को आपने जब फ्लैट बेचे, यहां भी कैपिटल गेन आएगा सक्शर का, क्योंकि ये भी कैपिटल एसेट है आपका, जो फ्लैट्स आपको मिले हैं, और ये बेचे हैं 2 करोड़ 70 लाख ईच। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एक फ्लैट की 2 करोड़ 98 लाख। अब यहाँ पे आपको ध्यान होगा, सेक्शन था 50C,
कि अगर आपके पास कैपिटल एसेट है और कैपिटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड और प्रॉपर लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, और आप उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर अगर आप ट्रांसफर करते हो, तो हम आपका कैपिटल गेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर निकालेंगे। और इसमें एक बैंड था कि अगर आप 110% तक का डिफरेंस है, यानी जो आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन है 2 करोड़ 70 लाख, उसका 110% निकाल लो, तो 2 करोड़ 70 लाख का 10% आएगा 27 लाख। तो 2 करोड़ 70 लाख में 27 लाख जोड़ोगे तो वो आएगा 2 करोड़ 97 लाख। पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 2 करोड़ 97 लाख से भी क्रॉस कर रही है, यानी 2 करोड़ 98 लाख है, तो 2 करोड़ 97 लाख से भी क्रॉस कर रही है, तो आपका आंसर जो गेन का निकलेगा 50 सी लगाकर, वो 2 करोड़ 98 लाख से निकलेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से निकलेगा, ठीक है, ना कि एक्चुअल कंसिडरेशन से निकलेगा। आपका कैपिटल गेन निकलेगा 2 करोड़ 98 लाख की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेके। सर एक पॉइंट वो भी तो था जहां पे आपने ये बताया था कि फाइनेंस एक्ट 21 में अमेंडमेंट आई है कि 110% नहीं 120% तक आप देखोगे, वहां पे जो प्राइस बैंड था, देखो वो वाली कंडीशंस यहाँ पूरी नहीं हो रही। एक तो वहां पे फर्स्ट अलॉटमेंट होनी चाहिए थी, यहाँ तो पहले रियल एस्टेट डीलर ने अलॉट कर दिया है मिस्टर सक्सेर को, सक्सेर आगे सेल कर रहे हैं फ्लैट, तो ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट नहीं है। दूसरा जो पीरियड था ना, वो पीरियड 30 जून 2021 तक का पीरियड था, यहाँ जो है ना वो 10 अगस्त 2021, यानी वो पीरियड से भी बाहर अलॉटमेंट वगैरह हो रही है। और एक वहां पे ना 2 करोड़ वाली भी कंडीशन थी कि 2 करोड़ से ज्यादा का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 2 करोड़ से ज्यादा का है, यानी 120% वाला पॉइंट आप यहाँ पे नहीं सोचेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये बिल्डर नहीं ट्रांसफर कर रहा फ्लैट, अब तो फ्लैट सक्सेर ट्रांसफर कर रहा है। वो पॉइंट तब लगता था जब बिल्डर फर्स्ट टाइम अलॉट कर रहा है हमारे किसी ना किसी फ्लैट ओनर को। साथ में आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो केविन है ना, केविन को जो ये फ्लैट्स मिल रहे हैं इसे सस्ते मिल गए हैं, सस्ते फ्लैट्स मिल गए हैं, क्योंकि 2 करोड़ 98 लाख की जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एक फ्लैट की, वो इन्हें बढ़ गया है सर सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख का। तो केविन के हैंड्स में आपके 56 टू 10 का अट्रैक्शन भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मिल गई है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन से, इमोल प्रॉपर्टी, तो वो भी 56-2-10 का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इन द हैंड्स ऑफ केविन। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या मांगे। आगे केविन के बारे में कुछ और बात लिखी हुई है, ही हैज अर्नड सैलरी इनकम ऑफ 30,50,000। अब ये ना देखो बड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है कि अर्नड सैलरी इनकम, कि क्या ये कंप्यूटेड इनकम है यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस हुई पड़ी है इसमें से, या ये टोटल सैलरी है जो उसने कमाई है। तो अर्नड सैलरी इनकम मेरे ख्याल में ऐसी मान के चलते हैं कि टोटल जो उसने कमाई है, अभी इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं हुई है, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, सेक्शन 16(1)(a) वाला, ठीक है। तो चलते हैं आगे, या अभी तक देखते हैं हमारे कौन कौन से सेक्शन हमने माइंड में सोचे। 45(5)(a), एक ना 49(7) भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कि जब ना आपको 45(5)(a) में कुछ मिलता है, जैसे यहाँ फ्लैट्स वगैरह मिल रहे हैं मिस्टर सक्सेर को, तो कल को जब आप इनको ट्रांसफर करोगे ये वाले फ्लैट्स को, जो करे भी हैं इस क्वेश्चन में, तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी इन फ्लैट्स की, वो वही वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी जो आपने 45(5)(a) के लिए कंसिडर करी होगी। तो 49(7) ये चीज बोलता है कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने कंसिडर की थी 45(5)(a) के पर्पस के लिए, उसे बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिएगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन में assumption भी ली हुई है, हम डिस्कस भी करेंगे, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एक बार क्वेश्चन करते हुए डिस्कस करेंगे। 194 ICTDS का सेक्शन है, ये बिल्डर जब कैश में पेमेंट करेगा ना मिस्टर सक्सेर को 1 करोड़ वाली, वहां पे 194 IC का ट्रैक्शन होगा। अच्छा 50C मैंने अभी बताया कि सक्सेर जब ट्रांसफर करेंगे ये प्रॉपर्टी को, फ्लैट्स को, तो इनके ऊपर 50C अट्रैक्ट होगा, और 56 टू 10 केविन के हैंड्स में अट्रैक्ट होगा, गिफ्ट वाला सेक्शन। 16(1)(a), अभी हमने केविन की सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करी, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, जो अब पहली वाली पे बात पे आ गया, जो लैंड सबसे ऊपर बात कर रहा था कि सक्सेर ने लैंड ट्रांसफर की है, उसकी बात पे आ गया। सक्सेर ने एक हाउस परचेज कर लिया है 8 सितंबर 2021 को, और 47 लाख का ये हाउस खरीदा है। अब वैसे तो अगर आप ध्यान दो, एक सेक्शन हमने पढ़ा था 54F, जो बोलता था कि कोई भी एसेट अगर आप ट्रांसफर करते हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, और बदले में आप रेजिडेंशियल हाउस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो आगे 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अंदर, 2 साल में परचेज कर लो या 3 साल में कंस्ट्रक्ट कर लो, या 1 साल पहले आप परचेज करके रख लो, तो उस केस में आप 54F का एग्जम्पशन लेते थे प्रोपोर्शनेटली। अब इतनी सारी बातें दिमाग में आ तो गई, लेकिन एक बेसिक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि बेटा यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन निकल रहा है लैंड के ऊपर, तो ये तो 54F लगाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म गेन होना चाहिए, तभी आपको उसकी एग्जम्पशन मिलती है। तो मैंने इस 54F सेक्शन भी सोचा माइंड में और उसे लिख के काट दिया कि भैया ये नहीं लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट, आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस घर को उन्होंने ओन रेजिडेंस के लिए ऑक्यूपाई कर लिया मिस्टर सक्सेर ने, बड़ी अच्छी बात है। लैंड बेच रहा है, फ्लैट मिल रहे हैं, फ्लैट बेच रहा है, फिर नया घर ले रहा है, नए घर के अंदर रह रहा है, भाई मालिक कहीं तो रह जा। आगे चलते हैं, सक्सेर ने इसके लिए भी लोन ले लिया, बताओ हट ही नहीं रहा, सक्सेर बेच रहा है, खरीद रहा है, लोन ले रहा है, और ये लोन की जो वैल्यू है ना 35 लाख है, और ये है 80% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू।
अब एक ना सेक्शन था डिडक्शंस के चैप्टर के अंदर, एटीईईए, एटीईईए, ठीक है, और वो बात कर रहा था कि अगर आप, तो इस सेक्शन में अगर आप लोन लेते हैं हाउस के परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो लोन आपका सैंक्शन हुआ है 1419 से लेके 31 मार्च 2022 के अंदर अंदर, जो कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोन का जो सैंक्शन डेट है, वो लोन का सैंक्शन डेट है सैंक्शन एंड डिस्बर्स्ड ऑन 1 जुलाई 2021। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो उस केस में इस लोन का जो इंटरेस्ट है वो हम आपको अलाउ कर देंगे मैक्सिमम 1,50,000 तक का। लेकिन ये जो लोन का इंटरेस्ट अलाउ होएगा, पहले आपको 24B सेक्शन में, जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है, 24B सेक्शन में जो आपका इंटरेस्ट अलाउ होता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, तो वहां पे ना लिमिट्स लग जाती थी, या तो 30,000 का लिमिट लग जाता था अगर रिपेयर्स या ऑल्ट्रेशन के लिए लोन होता था, लेकिन अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन होता था और 5 ईयर्स के अंदर अंदर आप परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लेते थे हाउस को, रेजिडेंशियल हाउस को, तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट का मैक्सिमम लिमिट हो जाता था वो 2 लाख का हो जाता था। तो 2 लाख अगर आपका बन रहा है इंटरेस्ट, पहले वहां अलाउ करा लो। अगर 2 लाख से भी ज्यादा बन रहा है तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मैक्सिमम 1.5 लाख आप एटीईईए यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से अलाउ करवा सकते हो, जीटीआई में से अलाउ करवा सकते हो। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया कि इस क्वेश्चन में 24B और एटीईईए भी टेस्ट हो रहा है, एटीईईए भी टेस्ट हो रहा है। देखिए, तो बहुत सारे सेक्शंस हम पहले ही सोच रहे हैं। वैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा जब पेपर में आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो पहले क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वाली जो अगले पेज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ के ना आप थोड़ा सा पहले ब्रॉडली एक फ्रेमवर्क बना लिया करो कि कौन कौन से सेक्शंस हमने सोचने हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए। ठीक है, ऐसे तो सोचने को बहुत कुछ सोच सकते हैं, बट स्टिल सारे सेक्शन तो एमसीक्यूज में अगर याद नहीं भी है तो भी चलेगा, प्रोविजंस बस आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे उसने ये भी लिख दिया, ही डज नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, ये कंडीशन होती थी एटीईईए की। ठीक है, तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर है। और आगे लिख रहा है ना तो केविन ना सक्षर, ये दोनों में से कोई 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करना चाह रहा। वो शुक्र है इसने बता दिया, वरना वो भी हमें सोचना पड़ता कि कहीं 11 बीएसी तो नहीं ले रहा वो, तो फिर कुछ एग्जाम्पशंस और कुछ डिडक्शंस मारी जाती हैं। खैर, उसके बारे में क्वेश्चन ने कह दिया कि वो ऑप्ट नहीं कर रहे। कुछ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिए, ये देखो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जान के दिए कि आप इंडेक्सिंग करो। लॉन्ग टर्म गेन है ही नहीं सर पूरे क्वेश्चन में, जान के आपको सीआईआई प्रोवाइड करेगा कि आप जबरदस्ती कैलकुलेटर चला के आओ, और ऑप्शंस देगा भर भर के सीआईआई वाली। ऑनेस्टली बताऊं, एक बार गलती मैंने भी करी इस क्वेश्चन को करते हुए। जब पहली बार मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने भी इंडेक्सिंग करी थी, ऑनेस्ट ऑनेस्ट कन्फेशन है। फिर मैंने दोबारा से डेट्स को ध्यान से पढ़ा। ये गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, क्योंकि जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके पास, कई बार हमारा माइंड पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता चीजों को, और कोई चीज मिस हो जाती है। यही चीजें प्रैक्टिस से ठीक होंगी आपकी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक एक करके फैक्ट्स पढ़ते हैं, फैक्ट्स तो पढ़ लिए, सॉरी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, What would be the tax, if any, required to be deducted by Hitech Limited? यानी बिल्डर की बात कर रहा है वो, जो डेवलपर है, डेवलपर क्या कोई टीडीएस काटेगा? और किस एग्रीमेंट के रिलेशन में पूछ रहा है? सक्षर के साथ हुआ। वैसे भी हाईटेक वालों का जो कंडीशन, जो एग्रीमेंट है, वो हुआ ही सिर्फ सक्षर के साथ है। सक्षर और केबिन वाली ट्रांजेक्शन अलग थी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेक्शन है 194 आईसी, ये बात करता है कि इस तरह का जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाला जो एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर सारा का सारा जो कंसिडरेशन है वो कैश या काइंड में होता है, या सारा काइंड में होता है, तो उसका अगर कैश वाला जो पोर्शन है ना, कैश वाले पोर्शन पे 10% टीडीएस काट लो, अगर सामने वाला पैन कोड कर देता है। अच्छा, सामने वाला पैन कोड कर रहा है कि नहीं कर रहा वो बताया नहीं हुआ, तो आप साइलेंट है क्वेश्चन, तो मान के चलेंगे कि सक्षर ने अपना पैन कोड कर दिया होगा। ठीक है, तो वहां पे 10% टीडीएस आ जाएगा, और 1 करोड़ कैश कंसिडरेशन थी। ठीक है, तो पहला आंसर आ जाएगा 1 करोड़ का 10%। 1 करोड़ हमारी कैश कंसिडरेशन थी, तो 1 करोड़ का 10% आ जाएगा 10 लाख रुपीज। ठीक है, वैसे मैंने आपके लिए ये चीज यहाँ पे जड़ भी दी है, आंसर नंबर 1। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आंसर नंबर 1 और 2 यहाँ पे आपको इकट्ठा दिख जाएगा। पहले 1 पढ़ लो, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आईसी 10% ऑफ कैश कंसिडरेशन, दैट इज 1 करोड़ का 10%। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ध्यान से, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ सक्षर? अभी सक्षर के 2 कैपिटल गेन निकलने हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए, ध्यान दिया है। एक हमारा वो कैपिटल गेन जो रियल एस्टेट डेवलपर के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हुई है हाईटेक के साथ, और एक जो केविन को हमने अपने 2 फ्लैट सेल करे हैं। अब क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। अब कई बार यहां भी गलतियां हो जाती हैं, बच्चा दोनों गेन्स निकाल लेता है, वो वाला भी जोड़ के देख लेता है। अरे भैया, इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सिर्फ हाईटेक वाले का पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है किस ईयर में टैक्सेबल होगा, ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा। अब देखो 4 ऑप्शन है,
चार में से तीन ऑप्शन ये कह रही है कि 21-22 में ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि 21-22 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया था। सिर्फ एक ऑप्शन कह रही है कि ये 1920 में टैक्सेबल हो जाएगा। 1920 में आपने एग्रीमेंट किया था ट्रांसफर करने का, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया सर। 1920 में तो ये टैक्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कैसे टैक्सेबल कर दोगे? हमने कौन सा वो शेयर बेचे हैं, हमने कौन सा वो फ्लैट्स बेचे हैं पहले, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अब डी में से ना अगर आप देखो, हम पहले अपने माइंड में आंसर करते हैं। देखो क्या मिल रहा है सक्षर को, सक्षर को लैंड के बदले एक तो मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपीस, प्लस 3 फ्लैट्स जिनका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2 करोड़ 51 लाख ईच। तो अगर मैं 45 लगाऊं, तो पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग लगाया, लिखा है मैंने पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 14 जून से लेके 24 जून तक है, 14 जुलाई से लेके 24 जून तक 2019 तक, तो 24 मंथ से कम है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म गेन आएगा, इंडेक्सिंग का मतलब ही नहीं। क्या मिल रहा है बताइए लैंड के बदले? 2 करोड़ 51 लाख का एक फ्लैट मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 करोड़, ये 45 का एफवीसी आ गया। क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं करनी और ये लैंड हमने खरीदा था 80 लाख 50,000 का, तो माइनस करके आंसर आ गया 7 करोड़ 72 लाख 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन है सी। और अगर आप ये बाकी दो ऑप्शन देखेंगे, ये वाली इंडेक्सिंग कर करके आ रही हैं ज्यादातर। और अब ना एक बात वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, सर मान लो ये लॉन्ग टर्म गेन होता, सपोज माना यहाँ पे शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सिंग नहीं होनी, अगर मान लो ये लॉन्ग टर्म गेन होता, फिर आप इंडेक्सिंग डिवाइड तो आप करते सर इस ईयर के इंडेक्स से जिस ईयर में लैंड खरीदा गया है, यानी कि 17-18, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सर। मल्टीप्लाई किस ईयर के इंडेक्स से करते, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए दो चीजें माइंड में आएंगी। एग्रीमेंट तो हो गया 1920 में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1920 का इंडेक्स करूं, या जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया यानी कि 21-22 उस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 317। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और पेपर में जो इन्होंने आंसर दिया था, सजेस्टेड आंसर जो दिया था, उसके अंदर आईसीआई ने दो अल्टरनेटिव दिए हैं। एक आंसर दिया कि क्योंकि लॉ साइलेंट है, तो जिस ईयर में ट्रांसफर कर दिया हमने 19-20 में, अब उस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो। और दूसरा जो मोर लॉजिकल है वो ये है कि क्योंकि गेन हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने पे निकाल रहे हैं, सारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम तब का उठा रहे हैं जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा है, तो इंडेक्सिंग भी जो होनी चाहिए वो इस ईयर के इंडेक्स से होनी चाहिए जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा है। खैर इस क्वेश्चन में तो इन्होंने इंडेक्सिंग वाला पॉइंट ही खत्म कर दिया, ठीक है। बट इन केस अगर इंडेक्सिंग वाला पॉइंट आ गया, लॉन्ग टर्म गेन आ गया, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों आंसर करके आइए, ऑल्टरनेटिव लिख के आइए। पहला करके आइए ट्रांसफर वाले ईयर के साथ जिस ईयर में एग्रीमेंट हो गया, और दूसरा आप करके आइए कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले ईयर के साथ इंडेक्सिंग करके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दोनों सवाल आपको क्लियर हैं, ये हमारा शॉर्ट टर्म गेन आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आंसर नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, है क्या भाई। अब आपको निकालना है कैपिटल गेन या लॉस, सक्षर का ही गेन या लॉस निकालना है उन दो फ्लैट्स का जो उन्होंने केविन को करी है इस प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और इस आंसर को करने के लिए अब देखो ये बड़ा पॉइंट इन्होंने ऐसा लिखा है जो बड़ा दिक्कत कर सकता था अगर ये ना लिखते। एज्यूम करो कि कैश कंसिडरेशन है ही नहीं कोई। अब ये क्यों लिखा है मैं इसका लॉजिक बताता हूं आपको। जब हम 49.7 जाके पढ़ते हैं ना, 49.7 में ये लिखा हुआ है कि जो आपको मिला था एसेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाले एग्रीमेंट में, जब आप उसको बाद में सेल करोगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो होगी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने 45(5)(a) के पर्पस के लिए कंसिडर की थी। अब प्रॉब्लम क्या है, 45(5)(a) का जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देखते हैं तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी लिया जाता है फ्लैट्स का या प्रॉपर्टी का, और साथ में कैश कंसिडरेशन भी ली जाती है। अब लॉ को अगर हम लिटरली पढ़ते हैं तो वहां पे एक इंटरप्रिटेशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर अगर कैश कंसिडरेशन भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनी थी, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी ना पिछले वाले पार्ट में, हमने 1 करोड़ भी ऐड किया था, तो बाद में जब ये फ्लैट्स बिकेंगे तो फ्लैट्स का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी और साथ में जो कैश कंसिडरेशन मिली थी उसे भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाओ, जो कि इलॉजिकल है। क्योंकि फ्लैट बिक रहे हैं बाद में, तो फ्लैट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया गया था, टैक्सेबल किया गया था, उसी को तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाना चाहिए ना। इसलिए सवाल बनाने वाले ने एक समझदारी करी कि भाई इस एमसीक्यू को आंसर करते हुए आप ये मानो कि कैश कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं थी, तो अगर माइंड में वो डाउट आएगी ही नहीं। तो अब आप सिर्फ पता क्या बोलेंगे कि अच्छा सक्षर ने एक फ्लैट कितने का बेचा, देखिए एक फ्लैट इन्होंने बेचा है 2 करोड़ 70 लाख का, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैंने आपको बताई 2 करोड़ 98 लाख है। तो सक्षर का जब आप आंसर करेंगे 50C सेक्शन लगा के आप इनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेके चलेंगे 2 करोड़ 98 लाख बेचने का जो कंसिडरेशन है।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता है ये सेक्शन 49(7) और ये क्या बोलेगा कि जब आपने 45(5)A वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो टैक्सेबल करी थी इसकी वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपने ली थी इन फ्लैट्स की, उसे कॉस्ट बना लो। तो कॉस्ट हमने बनाई थी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने बनाई थी 2,51,00,000 एक फ्लैट की। तो दो फ्लैट्स की होगी 2,51,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एक फ्लैट जो बिकने की वैल्यू है वो 270 है, बट 270 से आप आंसर नहीं करेंगे, आप 298 से करेंगे। तो आइए दिखाता हूं मैं इसका आंसर मैंने किस तरह लिखा है। पहली बात तो शॉर्ट टर्म गेन ही आएगा यहाँ भी, क्योंकि अभी तो आपको ये फ्लैट मिले थे। अभी कब मिले थे फ्लैट, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको फ्लैट अभी मिले थे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम पे 10 अगस्त को, और आपने 31 अगस्त को सेल कर दिए। तो इनका तो पीरियड ऑफ होल्डिंग मुश्किल से 20-21 दिन है, तो शॉर्ट टर्म गेन आएगा। अब शॉर्ट टर्म गेन निकालते हुए 50C सेक्शन लगा दिया, 2,98,00,000 यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आंसर किया, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से क्रॉस कर रही है 2,70,00,000 के, जो 2,98,00,000 आएगा। और माइनस कर दी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमें पड़ी है मिस्टर सक्सेर को, यानी कि 2,51,00,000 इंटू 2। कैश कंसिडरेशन तो उसने इग्नोर ही करवा दी, तो सीधा फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आंसर कर दिया। तो ये हमारा बन जाएगा 94 लाख। आइए देखते हैं क्या 94 लाख का ऑप्शन हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन 94 लाख, आंसर आ जाएगा डी। तो इन्होंने और भी आंसर्स निकाल रखे हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा क्या गलतियां हो सकती हैं। मैंने सही चीज आपको पूरी तरह से बता दी है, गलतियां करने का स्कोप तो बहुत ज्यादा है। और ऑप्शन सारी एक से एक टिका के ऐसी है कि आप गलती करेंगे ऑप्शन पड़ी होगी, आप गलती करेंगे ऑप्शन पड़ी होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर केविन। अब मिस्टर केविन की इनकम निकालते हुए ध्यान से सुनना। एक तो इनकी सैलरी इनकम बता रखी थी जो इन्होंने अर्न करी थी, इसमें से एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। 50,000 माइनस करके इनकी सैलरी इनकम आ गई 30 लाख की। और एक जरा ध्यान दीजिए, इनको जो सक्सेर से जो उन्होंने फ्लैट खरीदे हैं वो इन्हें सस्ते मिल गए हैं। 2,98,00,000 की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला फ्लैट है वो इनको एक पड़ गया है 2,70,00,000 का। तो 28 लाख का सीधा सीधा गिफ्ट पड़ रहा है, 28 लाख का। और आप ना यहाँ पे चेक करते रहे, यहाँ भी 10% वाला बैंड चेक करते थे आप, कि अगर 10% तक का डिफरेंस है सेल कंसिडरेशन में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, फिर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता था। पर यहाँ पे 10% से ज्यादा है तो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा, और 50,000 से तो क्रॉस कर ही रहा है। ठीक है, लाखों में फिगरें जा रही हैं। तो 28 लाख एक फ्लैट का गिफ्ट है, और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में मिला हुआ फ्लैट, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 लाख आपकी फ्लैट की गिफ्ट की वैल्यू आ गई, और 30 लाख का आपका सैलरी इनकम है 50,000 माइनस करके। तो ये आपका 56 लाख प्लस जो हमारा 30 लाख आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 86 लाख। तो ये हमने लिख दिया, जरा गौर कीजिएगा। 30,50,000 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके, और 56,210 लगा दिया केविन के हैंड्स में, रेसिपिएंट के हैंड्स में, गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी कर दी। और गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी कैसे करी, 2,98,00,000 माइनस 2,70,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैट्स 2 हैं। तो ये आंसर आ गया टोटल इनकम ऑफ केविन का। ये आंसर आ जाएगा 30 लाख प्लस 56 लाख, ये आ जाएगा आपका 86 लाख। तो 86 लाख शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये है हमारा सी पार्ट। ये आंसर देखो बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन के निकाला हुआ है, ये कल सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल के करा हुआ है, और ये वाला करा हुआ है बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन के पर गिफ्ट को लेकर। तो ये गलत हो सकता था बच्चों का, जो बच्चे ये मान लेते हैं कि जो आंसर दिया हुआ है सैलरी का, जो क्वेश्चन में सैलरी लिखी हुई है वो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उनका ये आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये एमसीक्यू केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द टोटल डिडक्शन अवेलेबल अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जब वो टोटल डिडक्शन पूरे एक्ट की पूछ रहा है तो भाई 24B का भी डिडक्शन आ सकता है इंटरेस्ट का। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन पूछ रहा है, और साथ में ही 80EEA का भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका भी मैंने कैलकुलेशन बनाया है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने लिख दिया भाई कि इंटरेस्ट ऑन लोन बनता कितना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है सर 35 लाख का लोन है, 12% रेट है, और 9/12 9/12 क्यों करा है आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जुलाई में ये लोन लिया गया है, जुलाई में ये लोन डिसबर्स हुआ है, तो आप देखिए 1 जुलाई को ये लोन आपको डिसबर्स हुआ है। तो 9 महीने का इंटरेस्ट आ गया 3,15,000। अब सवाल है क्या पूरा 3,15,000 अलाउ हो जाएगा, देखते हैं। तो मैक्सिमम 2 लाख तो आपका अलाउ हो जाएगा 24B में, क्योंकि आपने 2 लाख वाली कंडीशंस पूरी कर ली हैं, 5 साल के अंदर अंदर आपने घर परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, और राइट साइड पे जो बैलेंस बच गया वो रह गया 1,15,000। उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ सेक्शन 80EEA। 80EEA में मैक्सिमम 1.5 लाख का आप डिडक्शन ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो 24B के ओवर एंड अबव है। तो वो कंडीशन तो पूरी होगी सर, 1.5 लाख के अंदर ही हो आप, 1,15,000 का बैलेंस बचा है। पर
80 ईईए की सेक्शन की कंडीशंस क्या थी कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है हाउस की वो 45 लाख तक की होनी चाहिए। अब उसके लिए देखो क्वेश्चन ने क्या गेम खेली थी, आपको बोला था कि जो लोन है ना वो 35 लाख है और वो 80% ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। देखो क्वेश्चन ने कितना तंग करने के लिए ना आपको जानबूझ के कंसीडरेशन ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ऊपर दे दी इस बार, कि आप कहीं ये कंफ्यूज हो जाओ, अच्छा ये घर तो 47 लाख का है और 45 लाख से क्रॉस कर गया, यानी यहाँ पे तो फिर वो 80 ईईए वाला पॉइंट। पहले तो देखो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये नहीं पता कि वहां पे आपको 45 लाख का लिमिट याद भी होगा कि नहीं होगा। तो कई बार ना कुछ चीजें ना याद होना भी फायदा कर जाती हैं, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख वाला अगर नहीं भी याद हो और आप डिडक्शन दे आते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, बट याद हो तो बढ़िया है, क्योंकि 47 लाख आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन है, हमें चेक करनी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो 35 लाख जो है 80% है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का, तो उसे डिवाइड कर दो 80% से, आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकल आएगी सर 43.75 लाख, जो कि अप टू 45 लाख है। तो आपकी ये कंडीशन पूरी हो गई है और लोन भी आपको उस पीरियड के अंदर सैंक्शन हो गया है जिस पीरियड के अंदर आपको डिडक्शन लेने के लिए सैंक्शन होना चाहिए था। तो मुबारक हो जी, आप 1,15,000 की डिडक्शन यहाँ भी ले सकते हो, यानी पूरे का पूरा आपका 3,15,000 अलाउ हो जाएगा। आओ देखते हैं कौन सी ऑप्शन में 3,15,000 रुपए का डिडक्शन दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। केस स्टडी के सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत क्रिटिकली पढ़ना होगा, टाइम देके आपको इन्हें लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिख के दिखाया है ना। चाहे माना ओरली आप कर लेते हो या कैलकुलेटर पे कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप रिटर्न कर लोगे थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।